रिसर्च किया हुआ पेपर ही सब। तो अब लगा कि HRA के तमाम नायक मारे गए, क्रांतिकारी गतिविधि समाप्त हो जाएगी। तब फिर एक बार 1928 में क्रांतिकारियों की मीटिंग फिरोज शाह कोटला के मैदान में हुई, और फिरोज शाह कोटला के मैदान में जब बैठा लोग, तो लोगों ने निर्णय लिया कि यार अगर हम किसी की हत्या करते हैं तो हत्यारे तो कहलाएंगे। लेकिन सच्चाई यही है कि समाज का एक वर्ग हमको सपोर्ट करेगा, जो हमारी वीरता की कहानी लोगों को सुना तो सकता है, लेकिन हर कोई इस नक्शे पर चल नहीं सकता। जब तक समाज का अंतिम व्यक्ति जागेगा नहीं, राष्ट्र को आजादी मिलेगी नहीं। इसलिए हमारा उद्देश्य समाजवाद की ओर होना चाहिए। समाज के अंतिम व्यक्ति में भी राष्ट्रीयता का भाव जिस दिन जागेगा, उस दिन ही राष्ट्र आजाद होगा। यही कारण था कि सुभाष, इसका चंद्रशेखर आजाद ने इसका नाम बदल करके HSRA कर दिया। ये घटना 1928 की है। 1928 में ही तुम लोगों को ये जानकारी होगी कि लाला लाजपत राय तुम्हारा जो विरोध प्रदर्शन में आए थे, साइमन आयोग के विरोध प्रदर्शन में करता हुआ सॉन्डर्स ने लाठियों की चोट इतनी ऊपर खड़ा किया था कि उनकी मृत्यु हुई थी। अब तमाम क्रांतिकारियों को लगा कि हम क्रांतिकारी हैं, किसी ना किसी गोली पर मेरा नाम लिखा होगा। लेकिन जो लोग गांधीवादी हैं, जो लोग अहिंसा के पुजारी हैं, जो संविधान सम्मत तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हैं, अगर उन लोगों को भी गोली मार दी जाए तो फिर गांधीवाद का भी वध होगा और हम क्रांतिकारियों का तो मरना तय है। तो क्यों नहीं सॉन्डर्स का वध किया जाए? सॉन्डर्स वध की जिम्मेवारी 3 लोगों को दिया गया, भगत सिंह, राजगुरु, जयगोपाल और चंद्रशेखर आजाद। काम बटा हुआ था। चंद्रशेखर आजाद को दिया गया कि तुम प्रोटेक्शन का काम करोगे, सुरक्षा देकर देना है चंद्रशेखर आजाद को। गोली मारने की जिम्मेवारी है जयगोपाल और भगत सिंह को, और सूचना देने का काम है राजगुरु को। राजगुरु ने अपनी रिपोर्ट में यह रिपोर्ट दिया कि सॉन्डर्स अपने कार्यालय से किस रूट से निकलता है, आने जाने का रास्ता निश्चित नहीं है, लेकिन वो 3:15 के आसपास अपने कार्यालय को छोड़ता जरूर है। उसी मुआयने के आधार पर, क्योंकि इन लोगों के पास भागने के लिए भी कोई गाड़ी नहीं था, किसी तरह से टूटी फूटी साइकिल की व्यवस्था की गई थी। भागवती चरण बोहरा की बीवी तारा देवी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह यहाँ की है। यार उसी दरमियान एक साइकिल की व्यवस्था की गई और इन्होंने एक रुमाल लिया। रुमाल का संकेत था कि जब मैं रुमाल फहरा दूं समझ लेना कि सॉन्डर्स निकल रहा है। फिर एक और वहीं पर सॉन्डर्स के कार्यालय के बगल में DAV का स्कूल था, कॉलेज था, उसके बाउंड्री को छेदा कर दिया गया ताकि पांव रख करके उछलकर भागा जा सके। और वहां से वो लोग मूव करते हैं आगे को, और वो डेट आ गया 17 दिसंबर को। 17 दिसंबर 1928 का कालखंड है। चंद्रशेखर आजाद बाउंड्री के उस पार खड़े थे क्योंकि सुरक्षा देनी थी, और 3:15 के आसपास राजगुरु ने अपनी रुमाल फहरा दी कि सॉन्डर्स निकल रहा है। सॉन्डर्स मेन गेट पर आया। एक तरफ जयगोपाल थे, एक तरफ भगत सिंह थे। जैसे ही सॉन्डर्स गेट के करीब पहुंचा, कनपट्टी में सटाकर गोली मारी। गोली मारने के बाद सीने में चढ़कर 2-3 गोली मारी, और मारने के बाद जब तक वो छटपटाता रहा तब तक वो वहीं खड़े रहे और पांव हिला के देख लिए कि 100% मरा है कि नहीं। 100% मरने के बाद वहां से भागते हैं, और भागने के दरमियान इसका रीडर था, वो रीडर जो है वो आपातकालीन विसिल बजाता है, बंदूक तान देता है। तब तक चंद्रशेखर आजाद बाउंड्री पर खड़ा होकर कहते हैं कि मैं किसी भारतीय की हत्या नहीं करना चाहता हूं, मत मारो। और गजब का दोस्ती का समा था यार। आगे था जयगोपाल, पीछे थे भगत सिंह। जयगोपाल ने कहा कि भगत तुम आगे चलो, गोली अगर मारेगा तो हमको लगेगा तुम बच जाओगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जयगोपाल बैक करके पीछे चले आए। तब तक इधर जो रीडर था वो निशाना साधता, उसके पहले चंद्रशेखर आजाद ने उसके सीने में गोली मार दी। वहां से वो लोग भागता हुआ चले आए तारा देवी के यहाँ। तारा देवी के यहाँ आए और तारा देवी के यहाँ मीटिंग हुई, और मीटिंग में कहा गया कि अगर लाहौर की किसी भी गली के किसी भी बिल में छिपे होंगे ब्रिटिश हुकूमत हम लोगों को ढूंढ निकालेगी, इसलिए हम लोगों को यहाँ से निकल चलना चाहिए। अब सवाल यह है कि निकले कैसे? संपूर्ण राष्ट्र को, पूरे लाहौर को किले में तब्दील कर दिया गया।
तो उनके पास, तारा देवी के पास कुछ पैसा था, वो पैसा चंद्रशेखर आजाद को दिया गया। चंद्रशेखर आजाद ने कहा भगत को कि भगत तेरी पहचान बड़ी आसान है, तुम अपना पहचान बदलो। उसके लिए अंग्रेजी स्टाइल का, जैसे ब्रिटिश अधिकारी उस टाइप का सूट बूट खरीदा गया, जो कि घोड़े चिट्टे लंबे थे। तारा देवी जो भगवती चरण बोहरा की बीवी थी, उनके लिए अंग्रेज मेम का कपड़ा खरीदा गया। राजगुरु के लिए कुली का कपड़ा खरीदा गया। और चंद्रशेखर आजाद मोटे कदकाठी के थे लेकिन बेहद फुर्तीला थे, उनके लिए राम नाम राम नाम राम नाम लिखा हुआ दुपट्टा लिया, जैसे कोई बनारसी पंडा ओढ़ता है वैसे ही लिए। वहां से रेलवे स्टेशन आए। रेलवे स्टेशन में उनको पहचानने वाला इंस्पेक्टर तैनात था, उसकी आंखें मिली, दोनों एक दूसरे को मानो पहचान सा गया। तो राजगुरु ने कहा कि गुरु गोली मार दो। कहा कि जरा ठहरो, जरा रुको, क्योंकि डायनेमा में इंस्पेक्टर इसलिए था क्योंकि इनके साथ तारा देवी थी और साथ में एक बच्चा था सची। तो वो कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि भगत सिंह और शादी ये कैसे हो सकता है। तो वो टूटी फूटी हिंदी में जाके बोलना आरंभ किए जैसे कोई अंग्रेज बोल रहा हूं। तब तक स्टेशन पर ट्रेन आ जाता है और सब अपने अपने बोगियों में चढ़ जाते हैं और वहां से लाहौर से कलकत्ता का सफरनामा यारा बंद के दिन में दूसरी की पत्नी के साथ आस्था की क्या जंजीर थी और क्या आस्था का बागडोर था, इसकी अनुभूति नहीं की जा सकती है। अब है कि कलकत्ता में रहेंगे कहां। तो उनकी एक बचपन की सहेली थी, उसके पति इंटेलिजेंस ब्यूरो का उच्च अधिकारी था, संपूर्ण राष्ट्र हाई अलर्ट था। जो भगत सिंह के बारे में जानकारी देता उसका प्रमोशन होना तय था। और वो तब ट्रंकोल की और पूछी कि हम तो बड़ी खुश हुई कि बचपन की सहेली आ रही है। तो उन्होंने कहा कि मैं आ तो रही हूं लेकिन मेरे साथ हिंदुस्तान का सबसे बेशकीमती कोहिनूर हीरा है, उसके दामन में दाग लगना नहीं चाहिए। तेरा पति ब्रिटिश हुकूमत का रखवाला है और अगर वो भगत को पकड़ लेता है तो प्रमोशन होना तय है, इसलिए उसको उसके दामन में दाग नहीं लगना चाहिए, पकड़ाना नहीं चाहिए। अगर ये आश्वस्त कर दो कि जानकारी नहीं दोगी तो हम भगत सिंह को लेकर आ रहे हैं। और वो महिला ने कहा कि जान चल जाएगा मंजूर है, लेकिन हम कभी भी अपने पति को यह नहीं बतलाएंगे कि भगत सिंह मेरे घर पे है। और उसी के सर्वेंट क्वार्टर में भगत सिंह गए। उनका नाम हरिया था और वहीं के क्रांतिकारियों ने उनको उसको उनका देखते हो धोती कुर्ता का ड्रेस वो वहीं का है कलकत्ता का। क्रांतिकारियों ने पिस्टल उनको प्रदान किया, हरिया नाम था, लेकिन वहां ज्यादा दिन रहे नहीं। रहने के बाद उन लोगों को लगा कि अब क्या करना चाहिए, तो वहां से रिटर्न बैक कलकत्ता से दिल्ली आते हैं। उन दिनों पार्लियामेंट में 2 बिल पारित होना था, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। पब्लिक सेफ्टी बिल का मूल चीज यही था कि कोई भी आम जनता हड़ताल और धरना प्रदर्शन नहीं कर सकती, और ट्रेड डिस्प्यूट बिल का मोटिव था कि कोई भी मजदूर हड़ताल नहीं कर सकता। ये दोनों वो हथियार थे जिस हथियार के माध्यम से ब्रिटिश हुकूमत गांधीवाद का वध करना चाहती थी। ना आप धरना दे सकते हैं, ना प्रदर्शन कर सकते हैं, ना मजदूर हड़ताल कर सकता है, गांधी के यही तो हथियार थे। तब इन लोगों को लगा कि ना इस बिल का विरोध किया जाना चाहिए। अब इस बिल का विरोध किया जाना चाहिए, तो इस बिल का विरोध में क्या किया जाना चाहिए। निर्णय लिया गया कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में घुस करके खून की नदी बहा देनी है, अंबार लाश का खड़ा कर देना है। लगातार ये अनशन चल रहा है। इन लोगों को खाने के लिए पैसा नहीं होता था यार, हायर परचेस सिस्टम पर जीते थे, भाड़े का घर लेते थे, मकान मालिक को यहाँ करके लेते थे कि किराया लग जाएगा तो हम दे देंगे, लेकिन किराए का पैसा नहीं होता था। अंत में छोड़ करके नए जगह को ढूंढते थे। उन लोगों का पसंदीदा भोजन खिचड़ी हुआ करता था। परिणाम यह हुआ कि निर्णय तो ले लिया गया, रिहर्सल लगातार चल रहा है, और ये जिम्मेवारी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम मारने की जिम्मेवारी भगत सिंह को नहीं दिया गया था। तो रिहर्सल पर रिहर्सल का दौर चल रहा है। उसी दरमियान आ जाते हैं तुम्हारा राजगुरु काले कलूटे हैं, पूरे मुंह में चेचक का दाग है, लेकिन देश के प्रति समर्पण का भाव और भगवानपन का भाव चरम पर है। यही वो राजगुरु है। जब राजगुरु से चर्चा हुई, राजगुरु से वार्ता हुई, तो राजगुरु से वार्ता के दरमियान जब भगत सिंह ने कहा कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम मारना है, तो बम मारने की बात आई, कहा कि ये बम हमें नहीं मारना है। तो वही राजगुरु ने कहा कि भगत ये काम सबसे बेहतर तो तुम ही कर सकते थे, लेकिन तुम ऐसा कर नहीं रहे हो। तुमको आज अपनी जिंदगी क्या है भगत, तुम मरने से डर रहे हो। ये कायरता है।
ध्यान रखना भगत। एक कोर्ट ने जजमेंट देते हुए क्रांतिकारी पर यही कहा था कि ये व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ा कायर है, लेकिन स्पीच इतना लाजवाब देता है कि ये सैकड़ों की जान ले सकता है। ध्यान रखना भगत, किसी ना किसी गोली में या किसी ना किसी फांसी के फंदे में हम लोगों की गर्दन की नाम और कोई गोली में हम लोगों का नाम जरूर होगा। तुम मरने से डर रहे हो, तुमको अपनी प्रेमिका मानसी बड़ी प्यारी लग रही है। भगत सिंह को यह बात मुझे तीर की तरह लगा और चंद्रशेखर आजाद को कहा कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम भगत ही मारेगा। निर्णय ले लिया गया, बहुत समझाया गया, कहा गया कि भगत तुम्हारी उपयोगिता संगठन में। जिद पर अड़ गए कि मैं नहीं भी था तो संगठन था, मैं नहीं भी रहूंगा तो संगठन रहेगा, लेकिन इस काम को वही अंजाम दूंगा। रिहर्सल लगातार चल रहा है। उसी दरमियान सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर थे सैफुद्दीन किचलू। रिहर्सल जब किया जाने लगा तो किचलू की आंख भगत सिंह से टकराई। निर्णय लिया गया भगत सिंह ही मारेंगे बम, और किचलू ने पहचान लिया। दोनों की बाहर मुलाकात हुई। किचलू ने भगत को कहा, किचलू ने कहा कि तुम भगत हो। भगत ने कहा कि निसंदेह मैं भगत हूँ, और आज के बाद तुम हमें पहचानना नहीं, बात करना नहीं। भगत ने कहा कि निश्चित रूप से ऐसा ही होगा, लेकिन जो कुछ रकम है वो आज रकम इसके एवज में आपको देना होगा। कहा जाता है कि जो कुछ रकम था उन्होंने दे दिया। तो फिर किचलू ने पूछा कि करोगे क्या? कहा कि संगठन में खाने के लिए पैसा नहीं है, आज जश्न मनाया जाएगा, खिचड़ी खाई जाएगी। भगत सिंह को रसगुल्ला और संतरा बड़ा पसंद था। वो संगठन में जाते हैं, रोज मीटिंग होती है, रोज निर्णय लिया जाता है। लास्ट निर्णय यही था कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम तो मारा जाए, लेकिन बम ऐसा मारा जाए कि कोई मरे नहीं, ताकि सीएफएल की टीम जो आएगी, फॉरेंसिक की जो टीम आएगी, वो टीम अपनी रिपोर्ट दे और ये कह दे कि इस बम से किसी का जान नहीं जा सकता है। लोडेड पिस्टल रखना है ताकि यह मनसा जाहिर कर दें कि हम चाहें तो जान ले सकते थे, लेकिन हमने लिया नहीं। मोटिव एक ही था। इन लोगों का कहना, भगत सिंह का और चंद्रशेखर आजाद का निर्णय यही था कि अगर बेगुनाही की सजा मौत मिल जाए तो इससे बड़ा और कुछ काम हो नहीं सकता। आवाम का अंतिम व्यक्ति जाग जाएगा तो देश को स्वाभाविक ढंग से आजादी मिल जाएगी। निर्णय बड़े थे, निर्णय कड़े थे, निर्णय समाजवाद की ओर था। परिणाम यह हुआ कि लगातार रिहर्सल पर रिहर्सल कर लिए जाने के बाद 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में उन लोगों ने, जिसका सुरक्षा प्रभारी स्टुअर्ट था, जैसे ही बिल को पारित करने के लिए खड़ा हुआ, इन लोगों ने दंदना के बम मारना आरंभ किया। बम से पूरा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली धुआं धुआं हो गया। चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन पूरी पलटन के साथ स्टुअर्ट आता है। भगत सिंह अपनी जगह पर खड़े हैं, अपनी उंगलियों में पिस्टल को नचा रहे हैं। स्टुअर्ट कांप रहा है, तो वही स्टुअर्ट को कहा कि तुम आओ, डरो मत, हम तुमको गोली मारेंगे नहीं। चाहते तो मार सकते थे, देखो लोडेड पिस्टल है। उन्होंने पिस्टल को रख दिया। स्टुअर्ट कांपते हुए हाथों से आता है, इनको गिरफ्तार करता है। और उसी समय उन्होंने जो पर्चा फेंका था उसका मोटिव यही था कि बहरों को सुनाने के लिए कोलाहल की जरूरत होती है। वहीं पर उन्होंने कहा कि दुनिया से साम्राज्यवाद का नाश हो। परिणाम यह निकला कि पूरी परिस्थितियों को पलट कर रख दिया। ब्रिटिश हुकूमत ने निर्णय लिया कि जो पर्चा फेंका गया है, एक भी पर्चा किसी पत्रकार के हाथ में लगे नहीं, लेकिन एक पत्रकार के हाथ में लग चुका था और ब्रेकिंग न्यूज शाम होते होते तक राष्ट्र में फ्लैश हो चुका था। भगत सिंह गिरफ्तार हो चुके थे। सीएफएल की टीम की रिपोर्ट यही थी कि इससे किसी की जान नहीं जा सकती थी। स्वाभाविक है कि इसके एवज में भगत सिंह को फांसी की सजा नहीं दी जा सकती थी। हुकूमत बेचैन थी। इस वारदात ने हुकूमत को कड़ा और बड़ा मैसेज दिया कि लोग चाहता तो खून की नदियां बहा सकता था, बहाया नहीं। इन लोगों की वीरता की कहानी किससे बनेंगे, हर एक युवा तबका उभर कर सामने आएगा। तब क्या किया जाए? तब उन लोगों ने लाहौर, जिसका सॉन्डर्स हत्याकांड की फाइल को एक बार फिर से खुलवाता है, और सॉन्डर्स हत्याकांड का मुकदमा में एक बंगाली समथिंग घोष है, वो सरकारी गवाह बनता है। इन लोगों को सॉन्डर्स हत्याकांड का मुकदमा जब चल रहा होता है, इसी दरमियान निर्णय लिया जाता है भूख हड़ताल का। भूख हड़ताल से हुकूमत खुश थी। इन लोगों का कहना था कि उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल का जो नियम कानून है वो लागू किया जाए। जेल मैनुअल जब लागू नहीं किया तो लोग हड़ताल पर बैठ गए। कहे कि यार हम लोग राजनीतिक कैदी हैं, हम व्यक्तिगत हित के लिए नहीं आए हैं, हम कोई अपराधी नहीं है। हुकूमत को लगा कि कब तक भूखा रहेगा, लेकिन भूख हड़ताल लंबा खींचता गया।
20वां 25वां दिन तक जब इन लोगों ने एक जरा सा अन्न जल ग्रहण नहीं किया, तब हुकूमत ने उन लोगों के घरों में पानी की जगह दूध भरना शुरू किया। और इन लोग उस कमजोर और जर्जर हो रहे शरीर में भी घड़े को, मटके को पांव से लात मार के लोग तोड़ते, लेकिन पीते नहीं। तब वो लोग क्रूरता पर उतरा, मुंह में कीप डालकर दूध डाला जाता था, उसको लोग उंगली डाल के उल्टी करते और खाली पेट रहते। राष्ट्र के प्रति समर्पण का ये भाव अब काम नहीं था। परिणाम यह हुआ कि 64 दिन तक लगातार भूख हड़ताल में जाने के बाद 64वां दिन जतीन दास, जिनका शरीर 6 फीट के आसपास था, 2.5 फीट के आसपास सिकुड़ कर रह गया। और जब उनका पार्थिव शरीर कलकत्ता में लाया गया और जब अंतिम मुखाग्नि दी गई, तो उनकी चिता से जो चित्कार निकली, लोगों को लगा वाकई बंगाल ने अपना बेटा खोया है। पांव रखने तक की किसी के पास जगह नहीं थी। हालात इस कदर से बदतर हो चुका था कि इन परिस्थितियों में जतीन दास को लेकर के राष्ट्रीयता का भाव चरम पर था और ब्रिटिश हुकूमत इधर उतावली थी कि इन लोगों को क्या किया जाए। परिणाम यह हुआ कि 3 जजों का एक पीठ गठित किया गया। वो जज भी आतुर था कि जितनी जल्द हो सके इन लोगों को फांसी की सजा दे दी जाए। उसमें एक जज भारतीय था, उसने अपना नाम वापस ले लिया। कहा कि जो बंदा 23 साल का है, जो जीवन जिया नहीं है, हम अपनी कलम से कैसे उसको मौत की सजा दे सकते हैं। मैं भी एक इंडियन हूँ, यह भी एक इंडियन है, ये राष्ट्र के प्रति समर्पित है, हम ऐसा नहीं कर सकते। कहा कि ना, हम इसके केस में हमको जजमेंट नहीं दे सकते, गवाह नहीं बन सकते। और अंततः ब्रिटिश हुकूमत ने एक जजमेंट दिया कि 24 मार्च 1931 को इन लोगों को फांसी की सजा दे दी जाएगी। 34 मार्च दिया गया है, 23 मार्च को 24 मार्च का डेट मुकर्रर किया गया। और हालात यहां से बदले। 1 करोड़ खून से सनी हुई चिट्ठियां पहुंची थी लॉर्ड इरविन के पास कि इनको तब तक जेल में डाले रहो जब तक कि देश आजाद नहीं हो जाता। इन लोगों को जब पकड़ के जब कभी भी सुनवाई के लिए ले जाया जाता कोर्ट में, बड़ी जोर से फिजा में गीत एक ही गाते कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाकी कातिल में। ये आवाज इसलिए नहीं देते कि आवाज देना था, ये ऊंची आवाज इसलिए होता कि बगल में डीएवी कॉलेज के तमाम छात्र कार्यवाही को देखने चले आते। गजब का समा था यार। ब्रिटेन की पार्लियामेंट के 53 एमपी ने लिख के दिया कि कम से कम ऐसा इस तरह का व्यक्तित्व रेयर टू रेयरेस्ट पैदा देता, भगत को फांसी मत दो ही। अमेरिका की पार्लियामेंट तक ने गुहार लगाया कि इस तरह के व्यक्ति को फांसी मत दो, लेकिन इरविन मानने को तैयार नहीं था। गांधी ने भी कहा था, इरविन ने रिफ्यूज कर गया था। और इसी दरमियान इनके पिता लॉर्ड इरविन के पास गए थे। वही उनसे मिलने के बाद जब इनके पास आए तो भगत ने की आंखों में आंसू था। तो उन्होंने कहा कि जिस दिन हम जन्मे थे उस दिन आपको और अजीत सिंह, जो उनके चाचा हैं भगत सिंह के, अर्थात दोनों भाई की जेल से रिहाई हुई थी, तब आपने कहा था कि लड़का मेरे लिए भाग्यशाली है, इसलिए इसका नाम भगत है। और तब हमारा नाम भगत पड़ा था। जिंदगी तो आनी जानी है, हुकूमत के आगे झुकने की जरूरत क्या है। परिणाम यह हुआ कि भगत सिंह की जो अजीत सिंह उनके चाचा थे, 2 चाचा थे इनके। छोटे चाचा को हुकूमत ने कहा लापता किया था, कह पाना बड़ा मुश्किल था। लेकिन जो इनके अजीत सिंह थे, इनके चाचा, इतनी बेरहम तरीके से हुकूमत ने मारा था कि उनकी मृत्यु हो गई थी। उस वक्त उनकी चाची 23 साल की थी। इनकी माँ का नाम विद्यावती है, माँ को बेबी कहा करते थे। लेकिन ये अपनी चाची के लिए सब कुछ थे, राज दुलारा था। बचपन से ही अपनी चाची की आंखों के आंसू को यह कह के पूछा करते थे कि हमको बड़ा होने दो, ब्रिटिश हुकूमत के लिए इतना बड़ा सरदर्द बनेंगे कि चाचा की हत्या का बदला हम ही लेंगे। कारण चाहे जो भी रहा हो, लेकिन आंखों के तारा थे भगत सिंह। अपनी चाची के लिए बहुत ज्यादा हालात बदल चुके हैं, फांसी की सजा दे दी जा चुकी है। इनका वकील जो था माफीनामा के लिए इनको एक चिट्ठी लिखा कि भगत इस पर साइन कर दो, ताकि लॉर्ड इरविन के पास हम लोग मर्सी पिटीशन के लिए दे सके, क्षमा याचना के लिए दे सके। भगत सिंह ने कहा कि ये चिट्ठी मैं शाम तक हुकूमत को भेज दूंगा। वहां से लाहौर जेल से उन्होंने इरविन को पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा था, लॉर्ड इरविन तुमने ये क्या किया। एक ऐसे व्यक्ति को सजाए मौत के रूप में फांसी की सजा दिया जो हमारे लिए इनाम से कम नहीं है। हम पार्लियामेंट को मार सकते थे, पार्लियामेंट को उड़ा भी सकते थे,
अगर आवाम की किसी जनता को सबक देना है तो हमको अगर वाकई सजा देना चाहते हो तो चौराहे पर खड़ा करो, तोप के मुंह में बांध दो और तोप से उड़ा दो, ताकि जिस्म की इतनी छलनी हो जाए कि लोग ऐसा जुर्रत नहीं कर सके। लॉर्ड इरविन भाग गया कि ये बंदा अपनी जिंदगी की कीमत पर समाज के अंतिम व्यक्ति को उठाने के लिए आतुर है। लॉर्ड इरविन का रूह तक काम किया कि इसमें जितनी जल्दी हो सके फांसी की सजा दे दी जाए। जब वकीलों की टीम पहुंची थी और जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट दिखाई तो लोग भी माथा पकड़ लिया कि भगत तुमने ये क्या किया। भगत बार बार कहा करते थे सुखदेव को, सुखदेव बड़ी जतन से बेगुनाही की सजा मौत मिली, अगर ये मौत टल गया ना तो आजादी टल जाएगी, मौत टलनी नहीं चाहिए। परिणाम यह हुआ कि अंत में जेल मैनुअल के मुताबिक फेयरवेल पार्टी दी जाती, इनको भी पार्टी दी गई। ऐसे एंजॉय कर रहे थे जैसे कॉलेज का फेयरवेल। अंतिम समय तब आता है नियम के मुताबिक जब मां को घर वालों को मिलने दिया जाता है। वहां का वार्डनर था चरण सिंह, वहां का जेल का नाई था बरकत अली। कमरा नंबर 206 या 6 है, जिसमें बहुत छोटा सा कमरा था जिसमें बहुत मुश्किल वो सो सकते थे। फर्श में घास उग गया था, फर्श प्लास्टर का भी नहीं था, लेकिन सेब की तरह बैठते थे। परिणाम यह हुआ कि जब उनकी मां उनसे मिलने को गई, उनके दादा जो वृद्ध थे वो जाते उनके माथा पर हाथ फेरते फिर वापस आते। उनकी चाची विद्यावती एक टक अपलक देखी रही थी। मां आवाज, इस समय का चित्रण कोई साहित्यकार, कोई इतिहास कर भला कैसे कर सकता है। उस मां की वेदना, बहन की संवेदना, उन भावों को शब्दों में नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन जब मां वहां से निकली तब इन्होंने आवाज दिया कि बेबे जरा ठहरो, जरा रुको। वो रुकती और लगता है कि कुछ कहेगा। भगत ने कहा कि तुम दादा की सेवा जरूर करना, तुम बांगा चली जाना जहां मूल जन्मस्थल था, कि तुम बांगा चली जाना और वहां जाके दादा की सेवा करना। उनकी मां को लगा कि आखिर कहना क्या चाह रहा है। लास्ट में इन्होंने कहा कि बेबे तुम जानती हो कि हमको सजाए मौत की सजा नहीं, लेकिन ये ध्यान रखना कि तुम भी एक मां, जब मेरी पार्थिव शरीर को लेने आओगी ना तो कहीं तेरा मुंह तो जाग गया और आंख से आंसू का एक कतरा भी गिर गया तो लोग कहेंगे कि भगत की मां रो पड़ी, इसलिए पार्थिव शरीर को लेने मत आना। मतलब एक ऐसा समा, राष्ट्र के प्रति एक ऐसा समर्पण अद्भुत था। ब्रिटिश हुकूमत का रूह कांपा हुआ था। 24 तारीख को फांसी हमेशा सवेरे दी जाती है। हुकूमत को लगा कि क्या किया जाए, निर्णय लिया कि 12 घंटा पहले फांसी दिया जाए। 23 तारीख के शाम से उनकी माता विद्यावती, उनके पिता किशन सिंह और आसपास के तमाम लोगों का जनसमुदाय भगत सिंह के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा पड़ा है। उन लोगों को जानकारी है कि सवेरे फांसी होगी, लेकिन एक एक लम्हा राष्ट्र में गुजर रहा था जैसे मानो हर किसी के अपने बेटे, भाई या क्या कहते हो भाई की अंतिम विदाई हो। परिणाम यह हुआ कि जेल मैनुअल इन लोगों को 3 सवा 3 के आसपास सूचना दी। बरकत अली कड़े कदमों के साथ गुदगुदाता हुआ तेज कदमों से आगे बढ़ रहा है नाई, और उसी दरमियान कह रहा है कि ऊपर से आदेश है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा है। तमाम कैदियों में होड़ मच गई। बरकत अली से ये कहा जाने लगा कि बरकत अली, उनका कुछ भी सामान, जूता हो, चप्पल हो, कंघी हो, गंजी हो, कमीज हो, पेन हो, कुछ तो दे देना, ताकि हम भी कह सकें कि जिस जेल में भगत सिंह थे वहां हम भी थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा गूंज रहा है। सारे कैदी अपने बैरक में हैं। सबों की आंखें खुली हुई है कि कब भगत सिंह इधर से गुजरेंगे। शाम के 6:30 पौने 7 के आसपास जब उन लोगों को आया चरण सिंह जो वहां के जेलर थे ले जाने, तब जब ये लोग तीनों चले तो वही गीत की सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
और ये काफिला चला। सभी लोगों ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा वहां गूंज रहा था। अंतिम स्थली पर गए जहां फांसी दिया जाना था। जो फांसी देने वाला था उसका नाम था मसीह जलाल। वो इन लोगों की निर्भीकता को देख करके वो रो पड़ा। वो कहा कि आज तक हमने अपनी जिंदगी में सैकड़ों को फांसी, हजारों को दिया, लेकिन मौत के प्रति इतनी निर्भरता, देश के प्रति इतना लगाव वाले व्यक्तित्व को मैंने नहीं देखा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो वही भगत ने कहा कि अगर तेरी अंदर की आत्मा जाग गई हो, इससे बड़ी इबादत मेरे लिए नहीं हो सकता। फिर पूछा गया कि सबसे पहले कौन? तो सुखदेव ने कहा मैं। तीनों को हाथ कड़ी खोला गया, तीनों एक दूसरे से मिलने का वादा किया और एक करके फांसी के तख्त को खिसकाया गया। कुछ देर तक रस्सियां छटपटाती, शांत होने के बाद डॉक्टरों को टीम जाता और अंत तक जे नेल्सन और MS सोढ़ी ने उन लोगों के मृत होने की पुष्टि कर दी। घटना शाम 7:15 के आसपास है। उनकी मां विद्यावती मेन गेट पर माथा पटक रही है। ये जानना चाह रही है कि क्या आलम है अंदर का। दूध पहुंचाने वाले गवाले ने यह सूचना दिया कि भगत की शहादत हो चुकी है। इस समा को देख करके, चूंकि एक व्यक्ति को, भारतीय को गवाह बनना था, उसने इनकी मृत्यु का गवाह बनने से इनकार कर दिया। कहा सस्पेंड कर दिया जाएगा, कहा कुछ भी कर दो, और वही तात्कालिक रूप से उनको सस्पेंड कर दिया गया। और सस्पेंड कर दिए जाने के बाद भी वो गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ। अब सवाल यह था कि जीवित भगत सिंह से कहीं ज्यादा भारी था मृत भगत सिंह। उनका पार्थिव शरीर जिन गलियों से होकर गुजरता, तूफान मचता। इसलिए ब्रिटिश हुकूमत को समझ में नहीं आ रहा था कि इनके माता पिता को सुपुर्द किया जाए या अंतिम संस्कार किया जाए। मां विद्यावती माथा पटक रही है, उनके पिता लोगों को समझा रहे हैं। अंत में विद्यावती को समझाना शुरू किया कि विद्यावती कहीं ऐसी गलती मत कर बैठो कि एक भगत लेने के चक्कर में सैकड़ों भगत यहाँ छोड़ दो। मैंने दाद देना होगा उस बात को भी, जो इतने पेशेंस के साथ लोगों को समझा रहा है। जन संवेदनाएं चरम पर थी। ब्रिटिश हुकूमत ने बड़ा गंदा निर्णय लिया। जेल का पिछला गेट तोड़ दिया गया और एक ट्रक लाया गया। 3 बोरियां मंगाई गई। जानवरों को ठूसने की तरह उन लोगों के पार्थिव शरीर को उसमें ठूसा गया और ले जाया जाना था लाहौर में रावी नदी के तट पर, लेकिन उसमें पानी कम था तो फिरोजपुर सतलज नदी के पास ले जाया गया। रात्रि 10-10:15 के आसपास का समय है। चंद लकड़ियां हैं, कुछ केरोसिन है, डाल करके उन लोगों के शरीर को अधझुलसा किया गया। लेकिन रात्रिकालीन बेला में इस तरह की वारदात को बंजारों की टीम को लगा कि कुछ अनहोनी है। बंजारों की टीम के आने की आहट जब सुनाई दी कि लोग जो बंदूकधारी थे, शस्त्र से लैस थे, उन लोगों का रूह कांप गया और यारा बेहद विभत्स निर्णय लिया। सिपाहियों को कहा गया कि कुल्हाड़ी लाओ और उस अधझुल से लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और उन टुकड़ों को लाहौर के रावी नदी में फेंक दिया गया। उन बंजारों ने एक एक बोटी को बाहर निकाला और रात भर पहरा दिया। दूसरे दिन वहां पर उस वक्त DSP था कसूर सुदर्शन सिंह। दूसरे दिन लाहौर से लाहौर के नीला गुंबद से 3 मील तक लंबी कतार थी। लोगों ने काले कपड़े धारण किए थे और महिलाओं ने काली साड़ी पहन के विरोध प्रदर्शन कर रहा था। लोगों के आंखों में आंसू थे और हाथों में फूलमालाएं थी। और जब अनारकली बाजार के पास सारे लोग 3 मील लंबा जो कारवां था, जब एकाएक सूचना दिया गया कि तीनों का पार्थिव शरीर आ रहा है, तो लोगों के आंसू नहीं रुके। वहीं पर जब इस चीज की औपचारिक सूचना दी गई तो वार्डनर चरण से जो जेलर था वो अपने केबिन में चला गया और फपक कर रो पड़ा कि इतना निर्भीक बंदा, मात्र 23 साल की आयु, जीवन जिया नहीं, राष्ट्र के प्रति समर्पित होने का ये भाव ये देखने को मिल नहीं सकता। वहां पर जो अंतिम स्पीच दिया गया उनके पिता के द्वारा, उसमें जो संवेदनाएं थी, उस संवेदना को मैं उजागर नहीं कर सकता। अंतिम कड़ी यहाँ पर आई गई कि इन परिस्थितियों में भला क्या भगत सिंह की वो शहादत दूसरे दिन 24 तारीख के सवेरे का समय, लोगों के पास कोई शब्द नहीं थे। बच्चों ने अपनी माँ से खाना नहीं मांगा और घरों में चूल्हे नहीं थे। अफसोस इस बात का
कि इस तरह का व्यक्ति और व्यक्तित्व इतिहास के पन्नों में बिरले पैदा लेता है। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां आप चले। जय हिंद। क्या